नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर्षवर्धन से संबंधित पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है हर्ष ने परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी, या परमादित्य भक्त की, या तीसरा ऑप्शन है परम सौगात की, और चौथा ऑप्शन है परम माहेश्वर की। तो कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी आपको बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। परम माहेश्वर की उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए उसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा ही राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये किस वक्त की बात हो रही है? ये हर्ष के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो राजा ही जो था वो सर्वोच्च अधिकारी था। सिद्धांता उसी के हाथ में राज्य का अंतिम सत्ता होती। ठीक है, वह परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर और परम दैवत आदि उपाधियां धारण करता था। इसके अलावा भी हर्षवर्धन ने जो है कुमार की, शिलादित्य की और सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिलादित्य की उपाधि और कुमार की उपाधि। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, कौन सी राजधानी थी? आपका ऑप्शन है कन्नौज थी, कि पाटलिपुत्र थी, कि प्रयाग थी, कि थानेश्वर थी। आपको बताना है कि हर्ष की राजधानी कौन थी। ठीक है, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। हर्ष की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष और राजश्री कौन थी? हमने वीडियो में बताया था, जब इसकी डिस्क्रिप्टिव चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि राजश्री हर्ष की बहन थी, जिसके पति की हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। ठीक है, हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वो राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। तो कन्नौज जो था, पहले हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, पहले राजधानी थी थानेश्वर पुष्यभूति वंश की। ठीक है, और उसके बाद जब हर्ष ने शशांक को मार दिया, शशांक जो शासक था जिसने बौद्धि वृक्ष कटवाया था, ठीक है, तो जब उसको मार दिया तो उसका जो राज्य क्षेत्र था कन्नौज पर हर्ष ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो बाद में थानेश्वर के अतिरिक्त उसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो वो स्थल बताने हैं जहां पे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था हर्षवर्धन ने। पहला ऑप्शन है काशी में, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग में, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या में, चौथा ऑप्शन है सारनाथ में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। प्रयाग में जो है हर्षवर्धन ने, उत्तर प्रदेश का स्थान जो है प्रयाग, जिसमें हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि प्रयाग में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके अतिरिक्त और कहाँ पे हुआ था? तो आपके ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, और दूसरा ऑप्शन है प्रयाग तथा थानेश्वर में, तीसरा ऑप्शन है थानेश्वर तथा वल्लभी में, चौथा ऑप्शन है वल्लभी तथा प्रयाग में। तो हमने अभी देखा कि प्रयाग में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना है बौद्ध महासम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो कन्नौज और प्रयाग, इन दोनों जगह पे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किसने कराया था? ये हर्षवर्धन ने कराया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्थाओं के विषय में हर्ष चरित्र और हेनसांग के भ्रमण वृत्तांत में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अनन्य भक्त थे। वह खुद शिव का भक्त था। उसने विंध्यन में दिवाकर मित्र, ठीक है, दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया था, जिसका उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, और फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो पहले जो था वो हर्षवर्धन जो था वो शैव धर्म का मत अनुयायी थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म उसने ग्रहण कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी उसका जो था वो शैव धर्म की तरफ हल्का फुल्का झुकाव था, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने 2 महासम्मेलनों का आयोजन कराया था। पहला हमने देखा कन्नौज में, दूसरा हमने देखा प्रयाग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी कुछ और व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया। ठीक है, तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। इसमें बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, ठीक है, 30,000 भिक्षु और 3,000 ब्राह्मण तथा निर्ग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल हुए।
हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। छठे समारोह में हेनसोंग भी सम्मिलित हुआ, जिसमें 18 देशों के राजा तथा अनेक ब्राह्मण साधु भिक्षु सम्मिलित हुए। यह 75 दिन तक चलता रहा ये समारोह। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के विषय में तो दोस्तों हमने जो व्याख्या भी जो बनाई है उसमें भी बहुत सारे प्रश्न इंक्लूड रहेंगे, तो आप व्याख्या पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या हमने भले ही कम कर दी है लेकिन हमने वो प्रश्न व्याख्या में सम्मिलित कर दिए हैं। तो जैसे इसमें से भी प्रश्न बनता है कि जो उस पे हर्षवर्धन पे बौद्ध धर्म का प्रभाव किसके कारण पड़ा, तो हमने जैसे देखा कि दिवाकर मित्र के द्वारा प्रथम उस पे बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा और फिर हेनसोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया और पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कीर्तिवर्मन द्वितीय, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय, या फिर पुलकेशिन प्रथम, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ हुआ था, चलिए डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उसने 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण किसमें मिलता है, हमें एहोल अभिलेख में मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो हर्ष का साम्राज्य था, हमने विस्तृत वाले अपनी वीडियो में बताया भी था कि ये पूरा जो नॉर्थ का जो एरिया था ये हर्षवर्धन का था। ठीक है, हर्षवर्धन इस पे शासन करता था। हर्षवर्धन जो था वो अपने जब साम्राज्य के विस्तार कर रहा था तो उसने दक्षिण की ओर अपने अभियान को छेड़ा, लेकिन दक्षिण में क्या थे, चालुक्य वंशी। इधर पूर्वी चालुक्य थे, इधर पश्चिमी चालुक्य थे। ठीक है, तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के पार तट पर उसको पराजित किया। ठीक है, और इसमें हर्षवर्धन की हार हुई। ठीक है, और हर्षवर्धन का जो दक्षिण विस्तार था उसको रोक दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के सोने के सिक्के में पृष्ठभाग पर किसका अंकन है। ठीक है, हर्ष ने जो सिक्के जारी किए किसका अंकन है। पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध का, दूसरा ऑप्शन है मैत्रेय का, तीसरा ऑप्शन है शिव या पार्वती का, और चौथा ऑप्शन है सूर्य का। तो किसका अंकन है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। शिव पार्वती का अंकन है। ठीक है, हर्ष के सोने के सिक्के में। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। चूंकि हर्षवर्धन जो था वो शैव मतानुयायी था शुरुआत में। ठीक है, इसी कारण जो था वो शैव मत को मानता था। इसी कारण जो है उसने अपने सोने के सिक्कों के पृष्ठभाग में शिव और पार्वती की मूर्ति बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त ने, चौथा ऑप्शन है परिमल गुप्त ने। तो बताना है कि किसने लिखी थी हर्षचरित। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, बाणभट्ट जो कि दरबारी कवि थे हर्ष के। चलिए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यह एक आख्यायिका है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि हर्षचरित में जो है पहली बात तो जो हर्ष के शासनकाल और पुष्यभूति वंश के जो शासनकाल की जो चर्चा है वो उसमें हर्षचरित में है। दूसरा बाणभट्ट जो थे ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, दरबारी कवि थे, तो ये भी ध्यान रखना कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है हर्ष, तीसरा ऑप्शन धनदेव, चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हेनसोंग ने यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था। ठीक है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हेनसोंग ने किया था, या वायान ने किया था, या मेगास्थनीज ने किया था, या उपरोक्त में से किसी ने। तो आपको बताना है कि किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हेनसोंग ने जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, इसको बताइए। 8,000 थे, या 10,000 थे, या 12,000 थे, या 15,000 थे। हेनसोंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। चलिए उत्तर देख लेते हैं।
हेनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी 10,000 के आसपास। ठीक है, तो 10,000। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह शिक्षण केंद्र स्थित था। चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य था। ठीक है, शक्रादित्य की पहचान हुई है कुमारगुप्त प्रथम से की जाती, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जिसकी प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। तो ये महेंद्रादित्य भी याद रखना है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसको शक्रादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, एक शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी में बढ़ी तथा 6ठी शताब्दी तक आते आते यह शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहां चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया और आदि देशों से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ठीक है, हेनसोंग के अनुसार यहाँ लगभग 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? पहला ऑप्शन है फाहियान से, दूसरा ऑप्शन है अल्बरूनी से, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज से, चौथा ऑप्शन है हेनसोंग से। तो सियूकी नामक यात्रा वृत्तांत का विवरण किससे जुड़ा है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। हेनसोंग से। हेनसोंग की जो यात्रा वृत्तांत जो उसने पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? सियूकी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? पहली राजधानी थानेश्वर थी, फिर उसने बदल के कहाँ कर दी थी? आपके ऑप्शन है प्रयाग में, दूसरा ऑप्शन दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज में, चौथा ऑप्शन है राजगृह में। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो कन्नौज में जो थी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी जब उसने कन्नौज शासक शशांक की हत्या कर दी उसके बाद। ठीक है, तो ये कहानी थी जो हमने अपने जब लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो हमने हल्की फुल्की बताई भी थी कि कैसे जो है वो शशांक और देवगुप्त ने मिल के इनके भाई थे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इनकी बहन को भी अपहरण कर लिया था। फिर कैसे हर्ष ने शशांक को मार दिया और उसके राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ठीक है, इसको बताने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है ताइसुंग ने, दूसरा ऑप्शन है तुंग कुआन ने, तीसरा ऑप्शन है कु येनबू ने, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा चीनी था जिसने हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? आपको बताना है किस चीनी शासक ने। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हर्ष हेनसोंग को भेजने वाला कोई शासक नहीं था। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। कन्नौज में पुष्यभूति वंशी शासक हर्षवर्धन, इसका काल जो था वो 606 से 647 ईस्वी था, के दरबार में हेनसोंग आया था। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके यात्रा वृत्तांत सियूकी कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनसोंग ने 13 वर्ष तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की, 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि उस समय ताइसुंग वंश का चीन में शासन था, लेकिन हेनसोंग ने किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत की भ्रमण किया। तो उसको किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि वो स्वयं से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। लेकिन ये था कि ताइसुंग का उस वक्त शासन था। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, तो ए देख लेते हैं कौन सा है। तो आयोग ने जब ये प्रश्न आयोग में आया था तो आयोग ने इसको ताइसुंग को सही आंसर माना। अब ये है कि आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि हेनसोंग जो था वो ताइसुंग मतलब चीनी शासक ताइसुंग का चीन में शासन चल रहा था, तब वो भारत में आया था हेनसोंग। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी, यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेनसोंग के, दूसरा ऑप्शन है बाण, तीसरा ऑप्शन है सुबंधु, चौथा ऑप्शन है दंडिन। तो आपको बताना है कि सिंचाई की घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। ये हर्षवर्धन के काल की खेती जो थी वो सिंचाई घंटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। ये कैसे पता चलता है हमको? ठीक है, तो ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। ये हमें पता चलता है बाण द्वारा। ठीक है, बाण भट्ट द्वारा पता चलता है इसके विषय में। चलिए कुछ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हर्षवर्धन के काल में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जलपंप का उल्लेख बाण भट्ट की रचना हर्ष चरित में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कथन कारण वाला है, तो पहले देखते हैं कथन क्या है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। ठीक है, ये कथन है।
अब इसका कारण क्या है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है, तो आप देखिए, आप बताइए इसमें क्या सही है कि क्या ये सही है कि वो बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी? क्या ये बात सही है? तो आप इसका उत्तर चयन करिए। कूट दिए हैं कि ए आर दोनों अलग अलग सही हैं तथा ए सही व्याख्या है आर की है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों अलग अलग सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन है ए आर दोनों अलग अलग सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, हालांकि वो बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसने इसलिए प्रयाग में संसद आयोजित यानी बौद्ध धर्म महासम्मेलन जो हुआ था उसको आयोजन इसलिए नहीं किया था कि केवल वो महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता। तो ये कारण जो है वो कथन का नहीं सही है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हर्षवर्धन के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, अतः प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। हर्ष दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध की महायान शाखा को राजर्षय प्रदान किया था तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। इसके परिणाम स्वरूप महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार हुआ। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और हेनसांग कब हुआ था? छठे समारोह में महामोक्ष परिषद में उपस्थित था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह समारोह लगभग 75 दिन तक चला। हर्ष ने बारी बारी से बुद्ध, सूर्य तथा शिव की प्रतिमाओं की पूजा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी कथन और कारण वाला है। आपको बताना है बौद्ध ग्रंथों की खोज में हेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। ठीक है, कारण यह है कि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या उस वक्त कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था, इसी कारण जो है बौद्ध ग्रंथों की खोज में हेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। तो इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। चलिए ऑप्शन में ये है कि ये दोनों ही कथन कारण सही हैं। ठीक है, और ए जो है आर की व्याख्या कर रहा है कि नहीं आपको ये बताना है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन ये है कि ए गलत है लेकिन आर सही है, मतलब कथन गलत है कारण सही है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। तो हम देखते हैं इस उत्तर में कि कथन और कारण दोनों सही हैं और ए की सही यानी कथन की सही व्याख्या जो है कारण कर रहा है, यानी कि कश्मीर जो था उस वक्त में तत्कालीन समाज में बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसी कारण जो है हेनसांग जो था वो कश्मीर गया और उसने 2 वर्ष वहां रहकर बौद्ध ग्रंथों की खोज की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हर्ष का समकालीन कारकोट वंश का दुर्लभ वर्धन हेनसांग की यात्रा के समय कश्मीर का शासक था जिसने 36 वर्ष तक शासन किया। उसने बुद्ध का दांत कन्नौज में रखे जाने के लिए हर्ष को देकर उसकी मैत्री प्राप्त की थी। ठीक है, हेनसांग 2 वर्ष तक उसके राज्य में था। हेनसांग के समय कश्मीर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था जहां के राजा और कर्मचारी ने हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करने में उसकी सहायता की थी। ठीक है, तो देखते हैं कि हम दोनों कथनों कारण सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग, ठीक है, हर्षवर्धन का एक नाम ये भी ध्यान रखिएगा, युआन चुआंग भी था, ठीक है, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक, इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला उसने वर्णन किया है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा वर्णन उसने किया कि जहां तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का साधन थे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि व्यापारियों को घाटों नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो आपको बताना है कि तत्कालीन समय में भारत की समान दशाओं संस्कृति का जो वर्णन किया उसमें से हेनसांग ने किस दशा का वर्णन किया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो 2 और 3 दोनों सही हैं, यानी कि उसने बताया है अपने विवरण में जहां तक अपराधियों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि और जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाती थी। किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष इन्हीं निर्णय के साधनों द्वारा होती थी। ठीक है, व्यापारियों को घाटों तथा नौकों पर शुल्क देना पड़ता है। 2 बातें बताई हैं। तीसरी बात उसने जो लूट मार वाली है वो अपने उसमें नहीं बताई है।
चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसके अनुसार सड़कों पर आवागमन सदैव पूर्णतः सुरक्षित नहीं था, तो कथन एक गलत है। उसके अनुसार अपराध या दोष निर्दोष सिद्ध के लिए अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक घाटों, मार्गों और बिक्री का वस्तुओं पर व्यापारियों द्वारा राज्य को कर अदा किया जाता था। ठीक है, तो तीसरा भी सही हो गया। हेनसोंग के यात्रावृत्तांत सियूकी से तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विषयों के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि हेनसोंग का उल्लेख है कि गन्ना, गेहूं, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। दूसरा उसका कथन है कि हेनसोंग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा था 1/4 सरकारी खर्च के लिए, दूसरा हिस्सा 1/4 राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए, तीसरा 1/4 बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए और अंतिम जो 1/4 हिस्सा था वो दान के लिए था। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। दोनों कथन ही सही हैं। ठीक है, चलिए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हेनसोंग चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासन में भारत आया, तो उसकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों का दर्शन और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था। हेनसोंग के अनुसार गन्ना, गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में। हेनसोंग ने हर्षवर्धन की आय का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसके अपने राज्य की आय 4 भागों में बटा थी। ठीक है, 1/4 भाग जो था वो सरकारी खर्च के लिए खर्च होता था, दूसरा 1/4 भाग जो था वो राज्य के कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए दिया जाता था, तीसरी 1/4 जो थी वो बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कार देने के लिए की जाती थी और अंतिम 1/4 जो था वो दान के लिए खर्च किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कुछ प्रश्न थे। हमने इस वीडियो में जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित ऐसे प्रश्नों को संकलित किया था जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हैं और बहुत हल्के फुल्के प्रश्न नहीं है। ठीक है, हल्के फुल्के प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो आप अगर वीडियो भी हमारा देख लेंगे हर्षवर्धन का तो सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हर्षवर्धन से एक भी क्वेश्चन हर्षवर्धन के टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। इवन आप समूह गा के अलावा भी कोई परीक्षा कर देंगे भविष्य में तो उसमें भी हर चीज़ कवर होगी। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक में प्रश्न कहीं बाहर जाना ही नहीं है उस टॉपिक से। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।